मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वल्वाइटिस के बारे में। वल्वाइटिस नेम से ही क्लियर है कि वल्वा में इन्फ्लामेशन हो जाती है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये है वल्वा, इसमें आइटस लगा हुआ है। आइटस का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में आइटस लग जाता है, इसका मतलब होता है उस अंग में स्वेलिंग हो जाना, मतलब उस अंग में सूजन हो जाना। अब किस अंग में सूजन हो गई है? तो वल्वा में। अब हम जान लेते हैं कि महिला का जो प्रजनन अंग है उसमें वल्वा हम किसको बोलते हैं। तो वल्वा कहाँ पे होता है? देखिए, बाहर से अगर महिला का प्रजनन अंग देखे तो कुछ इस टाइप का हमें दिखता है। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। तो ये बाहर से है, अभी हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं और अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वल्वा के बारे में। मतलब उसमें सूजन हो जाता है तो क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, और अगर प्रोसीजर होती है, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, तो उन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, महिला की जो प्रजनन अंग है उसको अगर हम बाहर से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब बाहर से वल्वा हम किसको बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वल्वा हम किसको बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे है क्लिटोरिस, सबसे ऊपर वाला पार्ट छोटा सा एक निकला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। ये वाला जो ज्यादा मसल्स वाला होता है उसको हम बोलते हैं लेविया मेजोरा। अंदर में जो स्किन का फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। अब क्लिटोरिस, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, इन तीनों को हम साथ में वल्वा बोलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वेजाइना और वल्वा में डिफरेंसेस है। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, वल्वा क्या हो गया, ये बाहर वाला, ये जो स्किन का फोल्ड है जो ऊपर से आपको दिखता है दो फोल्ड, ये थोड़ा सा डार्क होता है। लेविया माइनोरा ये ऊपर हो गई, छोटी सी निकली हुई रहती है क्लिटोरिस, ठीक है। अब वेजाइना क्या? वेजाइना सबसे बीच वाला होता है जहां से ब्लीडिंग होती है, जहां से हम बोल सकते हैं कि हर महीने महिला को जहां से ब्लड निकलता है, पीरियड्स जहां से होती है और जहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब जहां से सेक्स करती है महिला, उसको हम बोलते हैं वेजाइना। उस वाले होल को हम बोलते हैं वेजाइना। लेकिन वल्वा हम क्या बोलेंगे? वल्वा ऊपर वाला स्किन, ये वाला स्किन, और ऊपर में जो गोल सा होता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो एक तरह से गोल होती है इसकी स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। तो इन तीनों को हम साथ में बोलते हैं वल्वा। तो आप समझ गए कि वेजाइना और वल्वा में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इससे ब्लीडिंग निकलती है, इससे सेक्स की जाती है, लेकिन वल्वा बाहर की पार्ट है, बाहर में जो दिखती है उसको हम वल्वा बोलते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि वल्वा में अगर सूजन हो जाती है तो क्या होता है। सबसे पहले हम जान लें कि वल्वाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ दी वल्वा, मतलब वल्वा में सूजन हो जाना। उसके बाद है कि ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण है। अब लक्षण क्या चीज का हो सकता है? या तो आपको कोई अदर बीमारी है, अदर कोई डिजीज है, तो उस कंडीशन में आपके इस वाले पोर्शन में सूजन हो सकती है। अब साथ में हम देख सकते हैं कि ये जो वल्वा है उसमें इन तीनों में साथ में सूजन हो जाती है, क्योंकि बाहर से तो सिर्फ यही है। वेजाइना में अगर कोई इन्फेक्शन होगी मतलब शरीर के अंदर इन्फेक्शन होगी, लेकिन अगर वल्वा में इन्फेक्शन है इसका मतलब होता है कि महिला के शरीर के बाहर ही इन्फेक्शन है, वो अभी तक अंदर नहीं फैली है, ठीक है। लेकिन अगर वेजाइना में होगा तो बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तक चला जाता है। बाहर से वेजाइना कुछ इस टाइप का दिखता है, लेकिन अंदर से ये एक हॉलो स्पेस होता है। उसके बारे में हम अभी डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे एक लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? अगर वल्वा में सूजन हो जाती है तो ये किसके सिम्टम्स होते हैं? अगर कोई बीमारी है उसके सिम्टम्स होंगे, इन्फेक्शन लग जाती है उस कारण भी हो सकता है इसमें सूजन, और अगर चोट लग जाती है यहाँ पे बाहर वाले पार्ट में, उसमें भी सूजन हो जाती है। एलर्जी हो जाती है किसी चीज की वजह से, उसके कारण भी यहाँ पे सूजन हो जाता है। अदर इरिटेंट्स, मतलब अगर आप सोप यूज करते हैं या फिर एक स्प्रे आती है जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल स्प्रे, जो कि यहाँ के पार्ट में स्प्रे किया जाता है, तो हो सकता है कि उस स्प्रे से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए या फिर यहाँ पे सूजन हो जाए, यहाँ की स्किन इरिटेट हो जाए और फिर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए या फिर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। तो अब कौन सी महिला को ये ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी कंडीशन होने के? तो
एक महिला जो कि एक्सपीरियंस करती है, जो कि महसूस करती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को, स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, जो महिला बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है उनके बॉडी में ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो महिला पोषक तत्व नहीं लेती है अपने खाने में सही से, मतलब न्यूट्रिशन पुअर होता है, न्यूट्रिशन कम होता है उनके खाने में, उनके बॉडी में ये होने की संभावना होती है। और जो हाइजीन मेंटेन नहीं करती है, मतलब साफ सफाई नहीं रखती है इस वाले एरिया को, उनके बॉडी में ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर कोई महिला अगर मेडिसिन लेती है उस कंडीशन में भी रिएक्शन की वजह से भी यहाँ पे सूजन हो सकती है। अगर वल्वा में सूजन की समस्या है तो कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से इस वाले एरिया में सूजन हो जाती है? तो कुछ कारण यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला क्या है? पहला है वेजाइनल स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है वेजाइना में स्प्रे करने के लिए एक लिक्विड टाइप का आता है जिसको वेजाइना में स्प्रे किया जाता है, और उस स्प्रे की वजह से अगर किसी महिला को एलर्जी हो जाती है तो वल्वा में, मतलब वेजाइना में तो होगी ही, साथ ही साथ वल्वा में भी सूजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा है लॉन्ड्री डिटर्जेंट, मतलब जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनमें जो डिटर्जेंट जो यूज़ किया जाता है, अगर वो डिटर्जेंट की वजह से एलर्जी हो जाती है तो मतलब यहाँ पे सूजन हो जाएगी। परफ्यूम्ड सोप, कोई साबुन ऐसा होता है जिसमें स्मेल अच्छी सी आती है, जिसमें कि खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसके कारण भी हो जाता है। सेंटेड और कलर टॉयलेट पेपर, कलर टॉयलेट पेपर जो कि रंगीन होते हैं तो उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं। सेंटेड मतलब अगर खुशबूदार अगर टॉयलेट पेपर होती है तो उसमें भी केमिकल यूज़ होते हैं, तो उन केमिकल की वजह से यहाँ पे सूजन की समस्या हो सकती है और वो केमिकल की वजह से एलर्जी पैदा होगी और एलर्जी के बाद फिर सूजन हो जाएगी। बबल बाथ, बबल बाथ मतलब एक लिक्विड आता है जो कि पानी में डालने पर बुलबुला टाइप का हो जाता है, और अगर कोई महिला वैसे बाथ रेगुलरली अगर करती है, वैसे रेगुलरली अगर नहाती है तो भी उनके वल्वा में सूजन की समस्या हो सकती है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर उनको एलर्जी हो सकती है। शैम्पूज की वजह से, समझिए कि किसी महिला ने बाल को साफ किया और वो शैम्पू फिर यहाँ के पार्ट में अगर आ जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो केमिकल है उस शैम्पू में, उस केमिकल की वजह से एलर्जी हो जाए, फिर सूजन हो जाए। दूसरा क्या है? एक्सेस मॉइस्चर इन दी जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है? तो एक्सेस मॉइस्चर मतलब अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा, अगर ये पार्ट बहुत ज़्यादा गीला रहता है, उस कारण भी यहाँ पे क्या हो सकती है? इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है, और अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो मतलब यहाँ पे सूजन की समस्या सबसे पहले आएगी। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम जानते हैं कि फंगस के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण भी इन्फेक्शन होता है, तो अगर इस पार्ट में इन्फेक्शन हो जाती है तो सूजन की समस्या होगी। इसके अलावा पेडिक्यूलोसिस और स्केबीज। अब पेडिक्यूलोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे बाल में जूं होता है वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, इस वाले एरिया में यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, और अगर कोई महिला साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है तो यहाँ पे जो जूं होती है उसको, जब वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो उसकी जो कलर होती है स्किन की, वो क्या होती है? बहुत लाइट होती है और वो दिखती भी नहीं है आँख से सही से, अच्छे से देखने पर दिखती है। तो उनकी वजह से यहाँ पे अगर वैसी समस्या हो जाती है, अगर तो समस्या हो सकती है कि उनको यहाँ पे सूजन हो जाए, ठीक है? स्केबीज, स्केबीज का मतलब होता है कि स्किन में चकत्ते जैसी स्थिति बन जाना और रेड रेड हो जाना, रैशेज हो जाना रेड रेड, ठीक है, स्किन पे। तो यहाँ पे अगर रैशेज हो जाएगी, या मान लीजिए कि अगर ये वाले थाई वाले एरिया में अगर स्केबीज है, यहाँ पे लाल लाल सा स्किन हो गया है और वहाँ पे थोड़ी सी स्किन फूली टाइप की हो गई है, चकत्ता हो गया वहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ से फिर फैलते फैलते इस वाले एरिया में भी फैल सकता है, तो इस कारण भी वल्वा में सूजन की समस्या हो सकती है। एट्रोफिक वेजाइनाइटिस, वेजाइनाइटिस का मतलब क्या होता है और एट्रोफिक का मतलब क्या होता है? देखिए, जब महिला कि जब उम्र बहुत ज़्यादा होती है 40-45 के बाद, तो क्या होता है? इनके बॉडी में जो एक एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन इनकी जो मात्रा होती है, ये फीमेल हार्मोन है, तो ये ब्लड में होती है, ब्लड में ये मिक्स रहती है, तो ब्लड के साथ ही ये पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ठीक है? तो ये क्या करती है? ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, जो प्रजनन की जो लाइफ होती है एक फीमेल की, उसको ये मेंटेन करके रखती है, उसको ये संतुलित करके रखती है। और जब उस महिला में अधिक उम्र होने के कारण, जब उस महिला में इस एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी महिला अगर ज़्यादा उम्र की है तो उनके बॉडी में ये हार्मोन कम हो जाना, ठीक है? तो मेनोपॉज बोलते हैं हम उसको, मेनोपॉज बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? मेनोपॉज। मेनोपॉज 40-45 के बाद जब पीरियड्स खत्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है, मेनोपॉज का जब स्टेज आता है, तो ये वाली हार्मोन बॉडी में कम हो जाती है। जब ये हार्मोन बॉडी में कम होती है तो ये जो वेजाइना है ये थोड़ा सा ज़्यादा सूखा सूखा रहने लगता है, मतलब
जैसी इसको यहाँ पे मॉइस्चर, जैसी इसकी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसी इसकी यहाँ की एरिया होनी चाहिए, वैसी नहीं होती है। ये क्या होता है, वेजाइना का जो स्किन है वो हल्का सा पतला हो जाता है, यहाँ की जो स्किन है वो ड्राई ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्यों होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एट्रोफिक वेजाइनाइटिस। तो जब ऐसी स्थिति जब बनती है किसी महिला में, तब भी ये समस्या देखने को मिलती है कि वल्वा में सूजन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या, स्पर्मेडिसाइड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिक होती है। मतलब अगर कोई महिला यूज करती है, महिला नहीं, ये जनरली अगर मान लीजिए कि ये एक तरह से क्रीम टाइप का होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे सूजन की समस्या हो सकती है। ठीक है, डचेस दैट इज टू स्ट्रॉन्ग एंड यूज टू फ्रिक्वेंटली, इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ की साफ सफाई, मतलब अगर कोई महिला नहाते टाइम में वेजाइना को साफ करती है, वेजाइना को साफ करने के दौरान वो बहुत ज़्यादा हार्डली उसको साफ करती है और बहुत अंदर तक अगर साफ करती है, तो उस कारण भी यहाँ पे सूजन हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ की साफ सफाई एक लिमिट तक ही करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हॉट टब, ज़्यादा गर्म पानी में नहाने से भी होता है, और स्विमिंग पूल वाटर, मतलब वाटर जो पानी जो स्विमिंग पूल में होते हैं उस पानी की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है किसी महिला को। सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स, अगर कोई महिला सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स को यूज करती है तो उस कंडीशन में भी वल्वाइटिस हो सकता है, मतलब वल्वा में इन तीनों में सूजन की समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कपड़ा सिंथेटिक होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हवा नहीं लगेगी, जिसके कारण अगर वो वॉशरूम से आती है या फिर वो यहाँ की सफाई करती है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी होगा, तो उस पानी को सुखाना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो पानी नहीं सूख पाता है उस कंडीशन में भी यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं और सूजन हो जाता है वल्वा में। इसके अलावा है रबिंग, यहाँ के एरिया को अगर जोर से रब कर देंगे, रगड़ देंगे, तब भी यहाँ पे सूजन हो जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसी कौन सी स्थितियां होती जिनकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन, यहाँ पे सूजन की समस्या हो जाती है और उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहला क्या है, डायबिटिक विमेन, जो महिला डायबिटीज़ की पेशेंट है, जो महिला में डायबिटीज़ की समस्या है, उनमें ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा हो सकती है। वो अगर थोड़ा भी अगर इन्फेक्शन के संपर्क में आती है तो ये समस्या उनमें देखने को मिलेगी। यंग गर्ल, इसका मतलब क्या है कि जिस लड़की को अभी तक पीरियड्स नहीं होता है उनमें भी ये समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन जिनका होता है उनमें भी ये हो सकती है, उनमें भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर वल्वाइटिस हो जाता है, अगर वल्वा में सूजन हो जाता है तो बॉडी में लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहला क्या, पहला है रेडनेस, यहाँ का जो एरिया है वो लाल हो जाएगा, स्वेलिंग, यहाँ पे सूजन हो जाएगी, और वेजाइनल डिस्चार्ज। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि वेजाइना में भी इन्फेक्शन हो जाए और यहाँ से व्हाइट कलर का एक गाढ़ा सा पदार्थ भी निकलने लगे, जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि वेजाइना से वो निकल रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। दूसरा क्या है, एक्सक्रूशिएटिंग इचिंग, मतलब बहुत दर्द भी होगा और साथ में यहाँ पे खुजली भी होगी। इसके अलावा क्लियर फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, मतलब हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण यहाँ के एरिया में छोटा छोटा दाना हो जाए और उसके अंदर में पानी भरा हो, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर, जिसमें क्या होता है, छोटा छोटा दाना टाइप का होता है। और क्लियर फ्लूइड फिल्ड, मतलब पानी की तरह उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, मतलब छोटा दाना होगा इस वाले एरिया में यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा होगा, उसको हम बोलते हैं क्लियर फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। व्हाइटिश पैचेस ऑन दी वल्वा, हो सकता है कि यहाँ पे सफेद सफेद, वल्वा कहाँ पे है, क्लिटोरिस, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, मतलब इन यहाँ पे भी व्हाइट कलर का पैचेस, मतलब धब्बे टाइप का, व्हाइट व्हाइट धब्बा टाइप का, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, इस वाले एरिया में भी हो जाएगा, और क्लिटोरिस के आसपास भी सफेद कलर का आपको धब्बा टाइप का दिख सकता है। अगर किसी महिला को ये समस्या है और अगर कोई भी लेडी इस लेक्चर को देख रही है तो आप ये समझे कि अगर आपको इन्फेक्शन है और आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनको ये समस्या है, जिनको वल्वा में सूजन की समस्या है, ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर करनी होती है। पहला क्या है, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब इस पेशेंट की जिसमें ये प्रॉब्लम है उसकी पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री लेनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले उसके बॉडी में क्या क्या बीमारी थी और आने वाले दिनों में वो किस तरह से बीमारी के बाद
बीमारी के बाद आने वाले दिनों में वो क्या क्या मेडिसिन लिया है, उसके बाद उसकी जो स्थिति अभी है जब वो हॉस्पिटल आया है तब कैसी है, या फिर उसका जो खाना पीना है, जो खान पान है वो कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें खाता है, क्या क्या चीज़ें लेता है, उसकी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है वो कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम उससे पूछेंगे। और हम उससे ये भी पूछेंगे कि आपके माता पिता को क्या कोई ऐसी बीमारी थी, ऐसा समस्या था। तो ये सभी को हम बोलते हैं कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हम उसके बीते हुए कल में उसको क्या प्रॉब्लम थी और अभी उसको क्या प्रॉब्लम है, दोनों के बारे में हम पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद है फिजिकल और पेल्विक एग्जामिनेशन। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, पहले हम ये समझेंगे। इसका मतलब होता है कि ऊपर से जो पेशेंट है उसके बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं और कहीं पे टच करने से उसको दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, इन सभी को हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और पेल्विक एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, देखिए महिला का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो प्रजनन अंग है, वो कमर के पास वाले बोन्स यानी कि हड्डी के पास होती है, तो इसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। और इसमें फिर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है, प्रजनन अंग होता है। ठीक है, ये रफली मैं बना रही हूँ, यहाँ पे होता है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस पेल्विक एग्जामिनेशन मतलब यहाँ के मसल्स में, यहाँ पे जो पाई जा रही है मसल्स, उसको, यहाँ पे जो बोन्स है उसको, और यहाँ पे जो पार्ट्स है सारे, हम उसको चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। ब्लड टेस्ट करेंगे कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। इसके अलावा हम यूरिन को चेक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूरिन एनालिसिस। मतलब यूरिन मतलब कि उसकी जो पेशाब है उसको हम चेक करेंगे कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब यहाँ पे क्योंकि सूजन की समस्या है, हम जानते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, सिफिलिस और गोनोरिया हो सकते हैं, जो कि सेक्स करने की वजह से एक महिला में आ जाती है। तो हम उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या वो बैक्टीरिया उसके बॉडी में है, क्या वो आई है जिसके कारण यहाँ पे सूजन की समस्या हो रखी है, तो हम इसका भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि कौन सी बैक्टीरिया उसको कब संक्रमित कर दे। ठीक है, इसलिए हम इस बैक्टीरिया के लिए भी टेस्ट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं STD या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पैप टेस्ट करते हैं। पैप टेस्ट को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, पैपेनी कॉल्यू टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये जो विजाइना है, विजाइना ये तो बाहर से देखने में लग रही है, ठीक है, तो अंदर से विजाइना कुछ ऐसी होती है और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, तो बाहर से आपको देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन अंदर से ये एक स्पेस होती है, खाली सा एक लंबा सा होता है। ठीक है, खाली सा एक जगह होता है जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जैसे ही विजाइना खत्म होती है, शरीर के अंदर की बात हो रही है, उसके बाद होता है सर्विक्स। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो इस लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो विजाइना जैसे ही खत्म हुआ फिर सर्विक्स स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक तो वेजाइना को भी टेस्ट करते हैं और दूसरा इसके अंदर जो सर्विक्स स्टार्ट होती है उसको भी चेक करते हैं, ताकि हम ये चेक कर सके। क्यों चेक करते हैं, ताकि हम ये चेक कर सके कि यहाँ पे कैंसर होने की स्थिति तो नहीं बन रही है, क्या भविष्य में उसको कैंसर हो जाएगा अगर कोई इन्फेक्शन है। इसीलिए हम पैप टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सिस्ट या फिर कोई ट्यूमर जो कि बाद में कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम उसका भी चेक करते हैं, उसको भी हम अच्छे से चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्री कैंसर टेस्ट। प्री का मतलब होता है पहले और कैंसर मतलब कैंसर होने के पहले की स्थिति को हम क्या बोलेंगे, प्री कैंसर। तो कैंसर अभी तक हुआ नहीं है लेकिन कैंसर हो सकता है, इसीलिए हम इस सर्विक्स को हम चेक करते हैं कि क्या पता यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसर होने की स्थिति बन रही हो। अब अगर ऐसी स्थिति बन चुकी है तो हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इसका इलाज या फिर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है जो इस वाले एरिया के स्किन को इरिटेट करती हो। मतलब अगर आपको एलर्जी है किसी चीज से, ठीक है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल्स आपको उठ करके नहीं लगा लेना है बिना सोचे समझे। तो इसलिए मैंने लिखा है अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट में कॉज इरिटेशन, मतलब स्किन इरिटेट हो जाती है, स्किन में इरिटेशन होने लगती है कोई भी केमिकल से। तो यहाँ पे केमिकल्स का आप कम इस्तेमाल करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अप्लाई कॉर्टिसोन ऑइंटमेंट, अगर ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पे इसमें सूजन की समस्या हो रही है, सूजन आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉर्टिसोन ऑइंटमेंट, मतलब एक क्रीम टाइप का होता है जिसको आप लगा सकते हैं ऊपर से, ठीक है।
तो ये जो ऑइंटमेंट है उसको दिन में 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं और 1 हफ्ते के लिए इस क्रीम को लगाना है। इसके बाद अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, अगर हम टेस्ट कर लेते हैं और हमें पता लगता है कि किसी बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे सूजन की समस्या आ रही है, तो हम उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं। इस एंटीबायोटिक ड्रग्स में भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं, जो फंगस की वजह से अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल देंगे ताकि फंगस को खत्म करे यहाँ से। अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अदर, ना बैक्टीरिया है ना फंगस है, कोई अदर यहाँ पे माइक्रोबियल का मतलब होता है छोटे छोटे जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं, छोटे छोटे जीव, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल एजेंट। तो उस माइक्रोबियल एजेंट को खत्म करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वाले ड्रग्स को हम मेडिसिन को हम दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। डिक्लाइंड एस्ट्रोजन मतलब का इसका क्या मतलब है, अगर मेनोपॉज की स्टेज है, मतलब अगर कोई महिला 45 से ज़्यादा की हो चुकी है और उसको पीरियड्स बंद हो चुका है और उनके बॉडी में ये समस्या आ रही है, मतलब एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बॉडी में कम हो गया। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और ये हार्मोन हमेशा एज होने पर कम हो जाती है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये हार्मोन की समस्या है और ये कम हो चुकी है, ठीक है, तो हम टॉपिकल एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं उस महिला को। बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी तब करेंगे जब कोई भी ट्रीटमेंट, जब कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं होगा, तब हम यहाँ के स्किन की जहाँ पे सूजन है वहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है कि क्या यहाँ पे कैंसर की स्थिति बन रही है, क्या यहाँ पे कैंसर के सेल जहाँ पे फैलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सभी को हम बायोप्सी में देखते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि जो इनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक फीमेल को इस प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करना होता है और हाइजीन मेंटेन करना होता है। इसीलिए आप हमेशा ये ख्याल रखें कि आपको अच्छे से इसकी देखभाल करनी है और ये भी आपके बॉडी का एक पार्ट है, तो इसके बारे में आपको जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।